नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के सीरिया पर हमलों की। दरअसल इजराइल ने सीरिया पर हमला किया और हमला इसलिए किया क्योंकि उसने ये कहा कि वहां पर ड्रूज़ के ऊपर अटैक हो रहा है। और ड्रूज़ जो है वो ऐसा समुदाय है जिसकी दुनिया में आबादी जो है वो बहुत गिनती में बहुत सीमित है। 10 लाख के आसपास आबादी बताई जाती है और इसमें सीरिया में इससे आधे लोग तो सीरिया में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग लेबनान में भी रहते हैं और इजराइल में भी रहते हैं। और उनकी सुरक्षा का हवाला देते हुए इजराइल ने सीरिया पर अटैक कर दिया, लेकिन चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो बदल रही हैं। दरअसल ये अटैक हुआ, उसके बाद अरब देशों ने इसकी मजम्मत की। अरब देशों ने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो ईरान ने भी क्षेत्रीय एकता पर अब जोर देना शुरू कर दिया है। तो क्या ईरान को साथ मिलने वाला है अरब देशों का, या सीरिया का भी ईरान को साथ मिल जाएगा? इसी मसले पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। और सबसे पहला सवाल ये कि ड्रूज़ जिनके ऊपर अटैक का हवाला देते हुए इजराइल ने हमला किया, ड्रूज़ हैं कौन और क्या उनका नाता है, क्यों उनके ऊपर हमला हो रहा है, क्या चीज़ें इसके पीछे, ये समझते हैं सर। बेसिकली अगर हम बात करें तो सीरिया में पिछले जो कुछ दिनों में जो हिंसा हुई है उसमें करीब 350 लोग मारे गए हैं। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना फिर ये सवाल उठाता है, क्या जो अल-शारा हैं उनकी हुकूमत कहीं कोई कमी है या फिर वो उनकी कोई नीतियाँ बदली हैं। अब ड्रूज़ की जो कम्युनिटी है, जो उनके लोग हैं, उनका क्या आरोप है? उनका आरोप ये है कि जो सीरिया की मौजूदा सुन्नी सरकार है वो उन पर जुल्म कर रही है और इससे बेहतर तो बशर अल असद की शिया हुकूमत थी। तो अब ये मामला क्या है कि वो अत्याचार क्यों कर रही है? वो अत्याचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ड्रूज़ पॉपुलेशन है उनकी दाढ़ी मूछें काटी जा रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप इस्लाम कबूल कीजिए। तो ये कुछ वहाँ पे चल रहा है। अब इस मामले में ड्रूज़ पर जो ये भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन पर अत्याचार हो रहा है, इस मामले में इज़राइल कूदा है। इज़राइल क्यों कूदा है ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन इज़राइल ने सीरिया को चेतावनी जारी की है और ख़ास तौर पर अल-शारा की हुकूमत को कि आप ड्रूज़ पॉपुलेशन जो एक माइनॉरिटी है जिसकी संख्या बेहद कम है, आप उनके मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ करें, उसको उन माइनॉरिटीज़ को तंग ना करें। और अगर आप ड्रूज़ को कोई भी तंग करेंगे तो इज़राइल और सीरिया के बीच में जंग छिड़ सकती है। इजराइल और सीरिया के बीच में जंग छिड़ सकती है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि ट्रंप ने सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अल-शरा, उनसे हाथ भी मिलाया था। एक खबर ये भी आई कि सितंबर के महीने में उनको व्हाइट हाउस आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है। रेड कारपेट उनके लिए बिछेगा, लंच हो सकता है ट्रंप के साथ और इजराइल के साथ बातचीत हो सकती है ताकि क्षेत्रीय शांति बनाई जा सके। लेकिन ये तो स्थितियां उलट हो रही हैं। ट्रंप वहां चीज़ों को बुन रहे हैं और ये उधेड़ने का काम कर रहे हैं नेतन्याहू। अब बिल्कुल, अब थोड़ा सा अजीब मामला है। ट्रंप ने अल-शारा के साथ ये कहा कि भाई आपको हम तस्लीम करते हैं, आपको मानते हैं कि भाई आप हुकूमत में हैं। हालांकि वो अल-कायदा में रह चुके हैं, सब कुछ जानते हुए भी। लेकिन अगर अल-शारा के रिजीम में इस तरह माइनॉरिटीज़ पर अटैक किए जाएंगे जो भी होगी सीरिया की, तो फिर ये अच्छा नहीं है। फिर आप में और फिर पुराने रिजीम में क्या अंतर रह जाएगा जो बशर अल असद का था। बशर अल असद के रिजीम में ये आरोप उन पर लगता था कि उन्होंने शिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जो कि माइनॉरिटी में थे, और जो सुन्नी थी उन पर अत्याचार किए। अब जब आपकी हुकूमत आई है, यानी कि सुन्नी हुकूमत आई है, तो फिर आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको जस्टिस के सिद्धांत पे चलाएंगे। लेकिन आप अटैक नहीं कर सकते ना किसी मुल्क पर। नहीं, लेकिन इजराइल की बात कर रहे हैं। इजराइल की बात। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ड्रूज़ हैं वो बेसिकली हिब्रू बोलते हैं और उनका जो रिलीजन है वो रिलीजन यहूदी, हिंदू और बाकी जो मोनोलिथिकल रिलीजन है उनसे मेल खाता है। प्लस एक तो बात ये है, दूसरा वो अरबी और हिब्रू दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब हिब्रू का इज़राइल के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है। और ये जो ड्रूज़ है जिनको ड्रूज़ बोलते हैं, ये 11वीं शताब्दी में कुछ इस्लाम से एक थोड़ा सा इनका रास्ता थोड़ा सा अलग होकर निकला है। हाँ, अलग होकर निकला है, थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है, लेकिन निकले वहीं से हैं। अब दूसरी बात यह है कि इज़राइल की जो इज़राइल डिफेंस फोर्सेस है उसमें भी ये काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ पे सर्व करती है। तो ड्रूज़ का और ज्यूज़ का संबंध काफ़ी हिस्टोरिकल भी है,
कल्चर भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और आईडीएफ में भी और कई बाकी जो सर्विसेज है उसमें भी ड्रूज़ काफ़ी ये पार्टिसिपेट करते हैं। एक दूसरा ड्रूज़ का ये भी है कि सीरिया में के अलावा जो लेबनान है वहाँ पर भी हैं ये, और लेबनान में कई प्रोमिनेंट फिगर्स भी हुई हैं जो ड्रूज़ हैं। तो पूरा ये जो अरब का रीजन है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इज़राइल, यहाँ पर ड्रूज़ काफ़ी समय से है। मतलब आप कहीं ये मान के चलें कि कई शताब्दियों से है। तो वो एथनिक माइनॉरिटी जो इतने दिन से यहाँ पे रह रही है, अब उसका अगर मजहब कन्वर्ट कराने की कोशिश की जाएगी तो फिर वो कहीं ना कहीं इजराइल उसमें बीच में कूदेगा, क्योंकि उसके साथ टाइज है। तो मौजूदा जो मामला है वो इस तरह है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस मामले में अरब मुल्क जो हैं, ख़ास तौर पर कतर हुआ, जॉर्डन हुआ, सऊदी अरब हुआ, इन लोगों ने इस हमले की मजम्मत की। तो इसे कैसे देखा जाए, और क्या ये जो हमले की अगर मजम्मत करना ईरान की तरफ झुकना हुआ, क्योंकि ईरान भी ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम देश हैं वो इज़राइल के ख़िलाफ़ उसके साथ आकर खड़े हो जाएं। पेज़ेश्कियान ने अभी इस बात का जिक्र भी किया था। देखिए, ये तो ईरान ने काफ़ी दिन पहले भी कहा था कि भाई हमें अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो पाएगा। हालांकि जॉर्डन ने अब मजम्मत की है, लेबनान ने अब आलोचना की है, लेकिन सवाल ये है लॉन्ग टर्म में कि अगर वो साथ आते हैं तो अच्छी बात है ईरान के लिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर जो अमेरिका और इजराइल है उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव आएगा। लेकिन अगर साथ नहीं आते या जब कोई क्रिटिकल पॉइंट आता है, जैसे लड़ाई हुई, तब साथ नहीं आए ना, तो तब जब लड़ाई होती है तब साथ आना चाहिए। पीछे तो मतलब जब लड़ाई ख़त्म हो चुकी उसके बाद अब ये गुणगान शुरू कर दें कि जी हम ईरान के साथ हैं। भाई आपको ईरान का साथ देना था तो पहले देना चाहिए था। अब आप क्या कर रहे हैं? तो अब कहना कि भाई अब हम सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सब डिप्लोमेटिक रिलेशन साधने वाली बात है। लॉन्ग टर्म में अगर कल इजराइल और ईरान के बीच में कोई जंग होती है तो क्या ये फिर साथ आएंगे? इसमें शक है। एक चीज़ और है कि सीरिया से ही लगा हुआ तुर्की है, और वहाँ से एर्दोगन की तरफ से क्या इस मामले में कहा गया, कुछ जानकारी है? देखिए, अभी इस मामले में देखिए इजराइल ने साफ पहले भी कहा था कि ड्रूज़ के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, हमारी लड़ाई अल-शारा से नहीं है या तुर्की से नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर जो सीरिया की मौजूदा रिजीम है वो ड्रूज़ को जो माइनॉरिटी वहाँ पे रहती है उसको तहफ़्फ़ुज़ कर पाती है अच्छे से, और मतलब सबको इक्वली ट्रीट करती है, तो वो ज़्यादा दिन सीरिया एक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर सीरिया में पहले रिजीम की तरह ड्रूज़ अलग, अलावाती अलग, सुन्नी अलग, ये फिर अगर ये लड़ाई करेंगे आपस में या इनके बीच में जो दरार पैदा हो जाएंगी, तो एज ए मुल्क वो कितनी तरक्की कर पाएगा, ये बड़े सवालों के घेरे में आ जाएगा। और फिर अल-शारा जो चाहते हैं कि मुझे अमेरिका की इमदाद मिलती रहे, मुझे जॉर्डन से सपोर्ट मिलता रहे, मुझे सऊदी अरब से भी पैसे मिलते रहे, तो वो पैसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की बैकिंग कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगी। और फिर इजराइल तो है, क्योंकि इजराइल और सीरिया की सीमा भी लगती है, गोलन हाइट्स को लेकर लड़ाई भी है, विवाद भी है कि भाई एक चीज़ इसमें मैं समझना चाह रहा हूँ, जो आप ये बात कर रहे हैं इसी में एक नई चीज़ मिडिल ईस्ट में आई है, और वो आई है पश्चिम देशों की तरफ से, चाहे फिर वो जर्मनी की बात करें, फ्रांस की, या अमेरिका या ब्रिटेन की बात करें। इन्होंने कहा है ईरान को कि आपको हर हाल में डील करनी होगी अगस्त के आखिर तक। तो क्या ये डील के बीच एक नई पोजीशनिंग बन रही है? इस सीरिया के ऊपर अटैक, इजराइल के अटैक के बाद एक नई पोजीशनिंग बन रही है, सपोर्ट मिलेगा ईरान को? नहीं, ऐसा मतलब अगर हो तो मतलब ईरान के लिए अच्छा है, पर इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। देखिए, सीरिया का जो मौजूदा रिजीम है वो तो एंटी ईरान है, क्योंकि वो एंटी ईरान ही सरकार बनाई गई है। तुर्की ने मिलके बनाई है, अमेरिका ने मिलके बनाई है, ये जग जाहिर है। पहले वहाँ पे जो बशर अल असद थे उनको ईरान प्लस रूस सपोर्ट करता था। अब जो मौजूदा रिजीम है उसको वो एंटी ईरान है, प्लस ये अब लेबनान की अगर हम बात करें, लेबनान में हिजबुल्लाह कमज़ोर हुआ है, वो पोजीशन में नहीं है, उस मेरे पोजीशन ख्याल में से। नहीं है कि वो ईरान का सपोर्ट कर सके। सऊदी अरब ईरान का सपोर्ट नहीं करेगा। वैसे पोजीशनिंग शांत रह सकता है, न्यूट्रल रह सकता है, पर
आपने देखा कि जो भी अब अटैक हुए, जो भी लड़ाई चली, उसमें सऊदी अरब की पोजीशन क्या थी? ये ढका छुपा नहीं है कि भाई हम पीछे से कहते हैं कि नहीं जी सऊदी अरब तो ईरान को सपोर्ट करेगा, वो भी मुस्लिम कंट्री है, वो भी मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरब ने सपोर्ट नहीं किया। ईरान को जो सपोर्ट मिला किससे मिला? किसी से भी नहीं मिला। किसी से भी नहीं मिला, लेकिन अब मलेशिया से मिला है। मलेशिया से मिला, या फिर चलिए पाकिस्तान ने भी सपोर्ट में बात कर दी दिखाने के लिए। इंडिया ने भी, चाइना ठीक है, हमने भी, इंडिया ने भी कहा कि भाई देखिए ईरान पर अटैक नहीं होना चाहिए और बातचीत से मसला हल हो, बट वैसे सपोर्ट किसी ने नहीं दिया। अब देखने वाली बात ये होगी, प्रैक्टिकली तो नहीं लगता कि ईरान उस तरह का एक सपोर्ट जनरेट कर पाएगा इस रीजन में, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी इख्तिलाफ है। अपने शिया के अलग हैं, सुन्नी के अलग है। ईरान एक शिया मुल्क है, और जो सऊदी अरब के सपोर्ट में जो कंट्रीज़ हैं उन्हें लगता है कि ईरान एक थ्रेट है। थ्रेट इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म में ईरान अगर पावरफुल हुआ तो फिर सऊदी अरब, यूएई और फिर मुस्लिम उम्मा का सरदार कौन, इस बात की भी तो जंग छिड़ी हुई। फिर ये भी जंग छिड़ जाएगी कि भाई सऊदी अरब तो अभी डी फैक्टो अपने आप को मानता है कि देखो मैं एक लीडिंग कंट्री हूँ, सारे हमारे जो होली सिटीज़ हैं वो यहीं पे हैं, पैसा भी सबसे ज़्यादा मेरे पास है, और ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से मेरे पास अच्छे रिजर्व भी हैं। तो फिर एक ये अलग मामला हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी सितंबर के महीने में जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि सितंबर के महीने में अल शरा को बुलाया गया है वाइट हाउस, और रेड कारपेट उनके लिए बिछने वाला है, और चाहते हैं ट्रम्प की इजराइल के साथ, मतलब नेतन्याहू के साथ इनकी बातचीत हो जाए और क्षेत्रीय स्थिति जो है वो थोड़ी शांत हो। लेकिन अल शरा ने कहा था कि गोलान हाइट्स का जब तक मसला नहीं सुलझेगा तब तक हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, और पहले उनको अपनी फोर्स वहाँ से हटानी पड़ेगी, आईडीएफ हटानी पड़ेगी। तो अभी जो स्थितियाँ बनी हैं, ऐसा लगता है कि सितंबर में बैठेंगे और चीज़ें कहाँ तक जाएंगी? मुश्किल है। मुझे लगता है कि हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप उनको वाइट हाउस में बुलाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना भी बुलाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज़ सोच समझ के करते हैं। अगर वाइट हाउस में उन्हें बुलाया गया तो वो तस्वीर सदियों तक या कई दशकों तक अमेरिका के इतिहास में दर्ज हो जाएगी कि एक अल कायदा का फॉर्मर फाइटर जिसको वाइट हाउस में बुलाया गया था। नहीं, लेकिन इसके पहले भी एक तस्वीर तो वो दर्ज हो ही गई इतिहास के पन्नों से अलग। वो वहाँ पे थी, सऊदी में, सऊदी अरब में थी। वो वाइट हाउस में नहीं थी। वाइट हाउस में एक अल कायदा के एक्स, सो कोल्ड एक्स, 85 करोड़ रुपए का इनाम, हाँ, टेररिस्ट कह लें आप या उनको लीडर कह लें, कुछ भी कहें उनको, उनके साथ आप वाइट हाउस में बुलाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा रिस्क ले पाएंगे। तमाम रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ के बावजूद, उनके अंदर जितनी भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, बावजूद इसके मुझे इस बात का शक है, शुबा है कि शायद वो ये फैसला ले पाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और इस मसले को हमने समझा है, गहनता से समझा है कि क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या ईरान के साथ अरब देशों का साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीरिया को लेकर जो हालात बने हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि शांति की बात चल रही है और विराम हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, लेकिन सीरिया के अंदर जो चल रहा है क्या वो थम पाएगा? 350 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी वहाँ पर संघर्ष जो है वो नज़र आ रहा है। तो क्या ये ख़त्म होगा? ये आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा, लेकिन इजराइल ने कह दिया है कि हम रुकेंगे नहीं जब तक आप नहीं रुकने वाले। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चर्चा कैसी लगी। बहुत धन्यवाद।